फाइन। सो व्हाट बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग इज, आपको पहले ये सोचना है। आपको पता है प्लानिंग क्या है? अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस को, आप कंप्लीट करो वीडियो को। तो प्लानिंग क्या था कि कोई भी चीज, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आज के दिन पे आप अगर यहाँ खड़े हो तो आप फ्यूचर को किस तरीके से विजुअलाइज करो, किस तरीके से डिपिक्ट करो कि आपको कहाँ पहुंचना है। So what is the line? The line is bridging the gap between where you are and where you want to be. Okay, that is planning. अब आपने चीजों को प्लान कर लिया, उसमें बहुत सारे सोर्सेस थे जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, वो आपने कर लिया। अब आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। आपने दिमाग में सोच लिया मुझे मोमोज बनाने हैं, इट्स माय फेवरेट चाइनीज कुजीन, कुजीन का सबसे फेवरेट डिश है मेरा। सो या सो मोमोज आपको बनाने हैं, आपने सोच लिया you want to make momos. Now what are the things you need to do, what are the things you need to organize? आपका एक स्कूल का इवेंट है, आपने सोच लिया कि स्कूल का इवेंट करवाना है, इंस्टीट्यूट में इवेंट होने वाला है। अब आपको उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, चीजों को राइट प्लेस पे रखना भी पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? ठीक है ना। The objectives and plans let down by management किस लिए होता है? वो ये देखने के लिए कि जो भी चीजें आप डाल रहे हो, छोटी छोटी चीजें जो आप डाल रहे हो, वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपके पास एक रोड मैप यानी प्लानिंग किसी भी चीज की नहीं होगी, देन हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजें कब इम्प्लीमेंट करनी है, मेरे बिजनेस का गोल्स क्या है। तो प्लानिंग का तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो किस तरीके से, कौन से प्रॉपर ऑर्डर में हमें कौन कौन सा काम करना है उस दिन पे, या फिर उस चीज के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक स्कूल का इवेंट करवाना है या एक डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है, तो उस दिन उस इवेंट के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अरेंज या एक प्रॉपर ऑर्डर में रखने की जरूरत है या नहीं? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स मैम, है। राइट नाउ ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि मैंने बोला, हर डेफिनेशन एक बाबा जी की डेफिनेशन के साथ आप मर्ज करोगे, साथ में एक प्रॉपर अच्छा कोटेड डेफिनेशन दोगे। याद है तो ठीक है, नहीं है तो इन अकॉर्डिंग टू XYZ प्रोफेसर और कोटेड लाइंस नहीं दोगे, आप अपने से खुद से लिख सकते हो अगर आपको एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है तो। ना ऑर्गेनाइजिंग कौन सा प्रोसेस है? आइडेंटिफाई करने का, ग्रुप करने का, किसको? काम को जो होने वाला है, प्रॉपरली डिफाइन करने का, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करने का, ठीक है, बताने का कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप किस तरीके से है, ताकि लोगों को पिक्चर परफेक्ट चीज सामने दिखाई दे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आस्क मी राइट नाउ। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? देखो प्लानिंग में भी कुछ स्टेप्स थे, ठीक है। सो प्लानिंग में भी कुछ स्टेप्स थे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने उसको अच्छे से एक एक करके डॉट डाउन किया था, लिखा था मैंने। और वैसे ही कुछ स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग में भी है। अब ये जो स्टेप्स जहाँ पे आ जाता है ना, ISC का तो ये फेवरेट जगह है। एकदम स्टेप्स, फीचर्स और ये सब एकदम अच्छे से देना है, ठीक है। सो यू, इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट और एनीवन, इफ यू वांट टू बी, वहां पे आपको इन चीजों को अच्छे से ग्रैस्प करने का जरूरत है, क्योंकि ये सब ऑल परवेसिव है, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल परवेसिव। ओके, एंड अगर आप एक छोटा खुद का भी बिजनेस कर रहे हो, सो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ऑलवेज। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, ये चीज प्लानिंग में भी थी, ये चीज प्लानिंग में भी थी। आपको काम पता है, सब कुछ पता है, अब आप सबसे पहले काम को एक आइडेंटिफाई करोगे, पिक आउट करोगे, साथ में डिविजन ऑफ वर्क का तड़का डालना ही होगा। डिविजन ऑफ वर्क मेक्स थिंग्स मोर स्पेशलाइज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया अपने लास्ट वीडियो में कि मेरी मम्मी स्पेशलाइज्ड है खाना बनाने में, मैं नहीं। मेरी मम्मी अगर रोटी बनाने उतरेगी किचन में तो उनको ऐसे टाइम, ऐसे में फटे फटे फल के रेडी कर देंगी। मैं अगर जाऊंगी तो 5-7 बर्बाद करूंगी, फिर जो धीरे धीरे बनेंगे वो एक तो स्लो बनेगा, उसका क्वालिटी उस लेवल का नहीं होगा। तो मैं अनएक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैं उस काम में अभी अभी उतरी हूँ। मेरी मम्मी एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि वो इतने साल से वही काम कर रही है। वेरी सिंपल। तो डिविजन ऑफ वर्क से क्या हो जाता है,
ऑफ कोर्स डिवीजन है ना, मेरी मम्मी का डिपार्टमेंट वो है, मेरा डिपार्टमेंट कुछ और है, मेरे पापा का डिपार्टमेंट कुछ और है। तो क्योंकि काम डिवाइडेड है, सब अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, काम जल्दी होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत एनहांस्ड होता है, राइट। कचरा नहीं होता, वेस्टेज नहीं होता, ये सारी चीजें पॉसिबल तभी है जब आप एक बड़े कंपनी में काम को डिवाइड करके रखो, राइट ना। ये देखो, ये आपको पॉइंट्स तो दिख ही गए होंगे। देन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखो, आई एम बीइंग अ बिट क्विकर क्योंकि ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रखा है। दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर दैट, एंड द चैप्टर इज रियली वेरी बिग। आई नीड टू कंप्लीट इट राइट नाउ। आई विल बी अ बिट फास्ट। इफ एनी डाउट राइट नाउ, जस्ट स्टॉप देयर, वहीं पे रुको मुझे और पूछ लो। ओके, नाउ डिपार्टमेंटलाइजेशन व्हाट इट इज, है क्या ये, ठीक है। Grouping similar and related jobs into large units called departments, divisions और sections। जैसे किसी स्कूल में नए नए क्लासरूम्स, अभी नया नया स्कूल है, उसमें उतने सेक्शंस तो होंगे ही। जैसे ही वो स्कूल बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके सेक्शंस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे स्कूल में A to Z सेक्शंस भी होते हैं। सेक्शन ए, 9A, 9B, 9C, 9D, ये क्यों होते हैं? अलग अलग सेक्शंस क्यों होते हैं? ताकि एक ही सेक्शन में, देखो पढ़ाने को तो वो उतने सारे बच्चों को भी एक बार में एक टीचर पढ़ा सकता है ना, 4-5 सेक्शन को साथ में भी, बट उससे क्या होगा? ऑफ कोर्स मतलब पर टीचर स्टूडेंट रेशियो खराब हो जाएगा, है ना। क्राउड हो जाएगा, काम में इंटरप्शंस आएंगे, बहुत केओस होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। उसी तरीके से जब आप एक जैसे सिमिलर सेक्शंस को, जैसे कॉमर्स है सपोज, तो कॉमर्स के कुछ बच्चे, फाइन, साइंस के कुछ बच्चे, आर्ट्स के कुछ बच्चे, सबका स्पेशलाइजेशन अलग है, हमने सबको बांट दिया। अभी छोटे छोटे यूनिट्स बन गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए। अब क्योंकि इनका सब कुछ सेम है, हम लोग सब कुछ इनके साथ कर सकते। अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स अपने अपने क्लासेस में जाएंगे, अपना लेक्चर्स देंगे, काम खत्म। अभी यहाँ पे मेस होता, सबको प्रॉब्लम होता, है ना। साइंस आर्ट्स कॉमर्स एक संग बैठ के कर रहा है क्लास, तो इशू तो हो गया, अनलेस एंड वो उनका कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, राइट। अब क्योंकि उनका काम एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ऑफ कोर्स सब डिपार्टमेंट जितने भी अलग हो, सबका एम एक ही है। जैसे अलग अलग सेक्शन हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सबका एक ही दिमाग में, हमें अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट करना है, हमें अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। उसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही गोल और अचीवमेंट है, वो क्या होगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना, ठीक है ना। किस बेसिस पे हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बांट सकते हैं? सबसे पहला फंक्शंस, कि क्या काम करते हैं। कोई एक मार्केटिंग है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल यानी कि HR वगैरह जो हो गए, फाइनेंस रिलेटेड टू यू नो इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक्स एंड स्टफ, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो तो टेक्सटाइल, केमिकल, पावर डिवीजन, टेरिटरीज से रिलेटेड है तो वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिपार्टमेंट्स को बांट सकते हैं, राइट। नाउ ड्यूटीज, मैम ड्यूटीज, व्हाट्स ड्यूटी? अरे ड्यूटी नहीं है, काम मिला आपको, आपको अथॉरिटी मिली, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अब ड्यूटी भी तो संभालो, ठीक है। तो काम किस तरीके से हमें डिफाइन करना, हमारे जॉब पोजीशंस क्या होंगे, कौन सीनियर, किसके अंदर कौन काम करेगा, इस चीज को भी, इस ऑर्डर को भी मेंटेन करना इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक बार डिपार्टमेंट बन गए तो उन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए भी कोई इंसान चाहिए, दैट मस्ट बी द डिपार्टमेंटल हेड। वो कौन बनेगा भाई? ठीक है ना। जो जॉब्स हम असाइन कर रहे हैं, क्या वो सूटेबल है, क्या वो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं कि वो उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, दिस इज तो वेरी वेरी वाइटल कि आपकी ड्यूटीज के साथ। सपोज आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम नॉट, आई एम इन फाइनल्स राइट नाउ। सो सपोज आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं बन गई, 1 साल हो गया और मैं बन गई। अब मैं, मेरा काम है लीगल कंप्लायंसेस में, राइट। आई एम इनटू लीगल कंप्लायंसेस, लीगल वर्क, फॉर्म, MCA फाइलिंग वगैरह, ये सब मेरा काम है। दीज आर माई टास्क। अब अगर मुझे बोल दिया जाए, ओके, कि जाओ, गो और प्रोडक्शन मैनेज करो, ठीक है, मैं अपने बेसिक एप्टीट्यूड और बेसिक रैशनलिस्ट से कुछ तो कर लूंगी, बट वही, ठीक है, जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, एक CMA जो काम कर सकता है, जिस लेवल से वो काम कर सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन के कॉस्ट को कट डाउन करना, बजट करना, एनालिसिस करना, वो काम जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है, वो कैलिबर तो मेरे अंदर नहीं आएगा।
सो मेरा टास्क जिस तरीके से है मुझे वही करना बेटर सूटेबल है। अब मुझे जाके बोल दिया जाएगा जब क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट लेके आओ, ओके मार्केटिंग का काम करो, सेल्स वाला काम करो, हाउ विल आई डू? आई कैन डू दैट, नॉट दैट आई कैन नॉट डू, आई कैन, एनीवन कैन डू, बट ऑफ कोर्स उस स्पेशलिटी और उस तरीके से नहीं कर पाएगा, उस सिस्टम से नहीं कर पाएगा। अब स्पेशली मुझे अगर जाके आईटी का काम दे दिया जाए, गो सॉल्व द आईटी इशू, ये तो मुझसे कतई नहीं होगा। मैं कुछ बर्बाद करके आऊंगी और कुछ ऐसा करके आऊंगी कोड तो होगा नहीं, कुछ ऐसा तबाही मचा के आऊंगी कि फिर बाद में कंपनी उसको भुगतेगा। सो ऑफ कोर्स फॉर द राइट पर्सन और फॉर द राइट जॉब देयर मस्ट बी द राइट पर्सन, राइट जॉब राइट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना चीजें तहस नहस हो जाए, राइट? ओके एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो फाइनेंस किसको देना चाहिए? ऑफ कोर्स ऐसा इंसान जिसका सीए में रुचि हो, या एमबीए फाइनेंस जिसने किया हो, राइट? नेक्स्ट, establishing reporting relationships. Now what it is, very very important. Now granting requisite, देखो reporting relationship, ठीक है? सपोज आई हैव एन इंस्टीट्यूशन नेम के प्लस, सपोज, एज इफ आई डोंट हैव, अच्छा सचमुच है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, सपोज मैं हूँ श्वेता, ओके, और मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बीट मिसेस ज्योति, बी एट मिस सुष्मिता, मिस आकांक्षा, मिस अनन्या, फाइन, देयर आर सेवरल टीचर्स। नाउ अब इन रिस्पेक्टिव टीचर्स के किसी क्लास में अगर कुछ भी होगा, अगर ये इन तक संभल जाएगा तो ठीक है, वरना अगर इनको कोई टास्क दिया गया, इनको एक असाइनमेंट मिला है मेरे से कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स इन द क्लासरूम, और फिर मुझे आप रिपोर्ट करो या फिर मुझे बताओ, तो हु विल बी दी हेड अथॉरिटी जिनको ये रिपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स श्वेता को करेंगे ये लोग रिपोर्ट, ऑफ कोर्स मुझे ये रिपोर्ट करेंगे, राइट? दे विल टेल मी कि दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, और दीज आर द थिंग्स जो भी चल रहे हैं या फिर कुछ भी है। सो इनको, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट्स को पता होना चाहिए कि किसको कब रिपोर्ट करना है, ठीक है? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर्स मैनेजमेंट में आपने एक पॉइंट पढ़ा है, एंड दैट इज व्हाट, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों ही पॉइंट्स इसको बेस्ट सूट करते हैं, अगर आपको पता है वो आपको समझ आ गया, ठीक है? फाइन, सो हियर वी आर। अभी क्या करना है हमें? हमें देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट आर दी इम्पोर्टेंस, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? देख लेते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस से पहले तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज एकदम क्लियर रखो, ठीक है? कीप इट वेरी क्लियर। स्टेप्स पढ़ा हमने, स्टेप्स में हमने क्या क्या देखा? डिविजन ऑफ वर्क वाज इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद काम को बांटना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके? सो डिविजन इज रियली इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग व्हिच वी लर्न इज डिपार्टमेंट्स, किस तरीके से हमें डिपार्टमेंट्स को बांटना है, दैट वाज इंपॉर्टेंट। देन ड्यूटीज देना सबको, राइट? एंड देन फाइनली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को क्लियर करना। इन सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से समझा। देयर वर 4 पॉइंट्स, द फर्स्ट वन बीइंग डिविजन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशंस, ओके? नाउ अब क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ही सारे होते हैं, ठीक है? आपको सारे याद नहीं रहते हैं, तो आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, राइट? लेट्स स्टार्ट नाउ। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब ये जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, इससे क्या होता है? इससे काम स्पेशलाइज हो जाता है, इससे चीजें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्पेशलाइज्ड वर्क के? सबसे पहला तो बिना देखे, क्योंकि अभी मैंने बताया, बोलोगे मेरे को, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिमेंबर मेरी मम्मी एंड मेरा एग्जाम्पल। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, विच इज वेरी मच टाइम सेविंग।
ठीक है. द थर्ड थिंग वुड बी व्हाट, कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. ये चीजें तो आपको एकदम क्लियर कट कट एकदम समझ आ रही हो. ठीक है. नेक्स्ट, क्लैरिटी. देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी सारी चीजें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप आपका कितना हेल्दी होगा. आपको अगर क्लियर कट पता है कि आपको किसको जाके रिपोर्ट करना है, आपको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, आपको किसके ऑर्डर्स मानने हैं, कोई दिक्कत होगा तो किसके पास जाना है. अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, तुमको क्या करना है, तुम्हारे क्या करने से ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा प्रॉफिट होगा, तुम्हारे क्या नहीं करने से ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा लॉस हो सकता है, तुम्हारे किस स्टेप से ऑर्गेनाइजेशन को कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर ये सारी चीजें तुमको क्रिस्टल क्लियर है, तुम्हारा काम तुमको पता है, तुम्हारा काम तुमको आता है, बिकॉज यू आर वेल डिफाइंड, तभी तुमको वो जॉब मिली है, देन तो फिर कुछ बोलना ही नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, राइट. देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, इसका मतलब इसकी इंटरनल कोर स्ट्रांग है. क्लैरिटी अगर काम करने के रिलेशनशिप्स में, यू नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, टू गो फॉर हेल्प एंड एवरीथिंग, तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना इजी होता है, राइट. विच रिजल्ट्स इन, इफेक्टिव नहीं होगा, इन अलग है, इफेक्टिव अलग है. ओके. सो इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज नहीं होता बेटा, राइट. ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, जो रिसोर्सेज उसको फुल्ली अच्छे से निचोड़ के यूटिलाइज करते हैं. देन इज adoption to change. What is adoption to change? It's very simple actually. Okay, what adoption to change means is, जब आप आप एक स्टैटिक एनवायरनमेंट में नहीं काम कर रहे, आप एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, राइट. सो इट्स फ्लेक्सिबल, कंटिन्यूअस, डायनामिक, जो भी वर्ड, जो भी पर्यायवाची को यूज कर लो, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली चल रही हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके अलग अलग मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है, अलग अलग चीजों से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज, मार्केट, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, एवरीथिंग. सो आपके पास स्कोप होना चाहिए, राइट. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इतना स्पेस होना ही चाहिए दैट, ओके, कभी भी अगर, फाइन, कोई चेंज करने का स्कोप अगर दिखता है हमें, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज रेसिस्टेंट ना हो, राइट. ओके. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. पर्सनल क्या होता है? आपका ह्यूमन रिसोर्स. आपका ह्यूमन रिसोर्स क्या है? पर्सनल. तो उनको किस तरीके से डेवलप करना. देखो, आपके पास अगर कोई काम कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक कंपनी में एंटर करते हो ना फॉर वर्क, आपको एक चीज तो दिमाग में रहेगी, सैलरी एक फ्रेशर के दिमाग में वो लास्ट चीज है जिसके बारे में वो सोचता है. सैलरी एक फ्रेशर के दिमाग में वो लास्ट चीज है जिसके बारे में वो सोचता है. सबसे पहली चीज है, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, वो इंसान एक्सपीरियंस का भूखा है. तो अगर एक ह्यूमन रिसोर्स आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है, तो दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ, दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग हिज डेवलपमेंट, उसके स्किल्स का डेवलपमेंट, उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करना, अलग अलग लोगों के संग काम करना. इससे क्या होता है, उसके एक्सपेंशन होगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, फाइन. सो ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करना चाहिए कि इम्प्लॉइज के लिए वो एक इनिशिएटिव ले, फ्यूचर मैनेजर्स को प्रोड्यूस करे, उनको टास्क दे, उनको चैलेंजेस दे, जिसको ओवरकम करके आगे बढ़े, जिससे वो अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स दे कैन लर्न मेनी थिंग्स. ऑफ कोर्स सीनियर का गाइडेंस मिले, बट उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए. जहां ग्रोथ का स्कोप होगा, एम्प्लॉइज वहां खुद से काम करना चाहिए, राइट. अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ तो एक एडवांटेज दिख रहा होगा कि नहीं, या मेरे को ग्रोथ हो रहा है, या मुझे कुछ समझ आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आई एम एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ फन, आप तो नहीं पढ़ोगे. एटलीस्ट 12th की स्टूडेंट्स तो ये नहीं सोचते हैं. आई एक्सपेक्ट दैट. नाउ, expansion and growth, what it is, it helps in growth and diversification of an enterprise by adding more job positions, departments, product line, new geographical territories. अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं. इट्स वेरी सिंपल कि
अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, फाइन, इफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, ठीक है, वहां है, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होंगे, काम ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा अलग अलग डाइवर्सिफाई होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कंपनीज, उतनी ज्यादा ही जॉब अपॉर्चुनिटीज, उतना ज्यादा ही डेवलपमेंट, हर कुछ एकदम एक्सेप्शनल अलग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इट इज। देखो, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक बैकबोन मेंटेन करना जरूरी है। एक बॉडी के अंदर द फर्स्ट थिंग विच वी सी इज द ढांचा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, डोंट लाफ, समझ गई मैं, ठीक है। सो इट्स सिक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, किस तरीके से कौन कहाँ काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में किसका कौन सा रिलेशनशिप है, कौन से पोजीशन पे, इन चीजों को क्लियर कट डॉज डाउन करना इंपॉर्टेंट है। कीप इट वेरी क्लियर एंड क्लैरिफाइड, ठीक है। रिलेशन बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? इसका मतलब है, ठीक है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो इफेक्टिवली एक सुपीरियर मैनेज कर सके, उसको बोलते हैं हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। वो काफी हद तक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप करता है। एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर सकते हैं, या ये सुपीरियर, पर्टिकुलर सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ढांचा, a very important portion for the span of management या structure of organization, ठीक है। ये levels of management को define कर देता है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसको define कर देता है, right? ये देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम और परचेजिंग टीम है। परचेजिंग टीम के अंदर कौन 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 है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के अंदर कौन है, उसके अंदर कौन, उसके अंदर कौन, उसके अंदर कौन, उसके अंदर कौन, उसके अंदर, ऐसा, ठीक है। तो अगर सबसे पहली चीज कोई चीज ढांचे में लाती है, वो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तो क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? ये जो भी जॉब एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेक्शन से रिलेटेड होता है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, उसको ग्रुप टुगेदर करके रखते हैं कि इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड, ओके, एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिक ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म। जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर ये चीजें हैं। तो अब प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें, उसको हम लोग क्या करेंगे, हेड डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है, बड़े लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के संग, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के संग डील कर रहे हैं, उसके लिए ये सही है। साथ में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि अलग अलग जगह से डील कर, अलग अलग चीजों में डील कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में डील कर रहे हैं, पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के संग एक स्पेसिफिक चीज, एक स्पेसिफिक एकदम फेमस चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एडवांटेज ऑफ कोर्स सबसे पहला तो आपको वही दिखेगा, दैट इज स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन, आपको पता है कैसे काम करना है, क्या काम होता है, रोज वही कर रहे हो, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंडर कौन कौन है, आपके हेड्स क्या है, तो आपको क्लियर पता है ना कि किस तरीके से अपना एफिशिएंसी को आपको एनहांस करना है। कॉस्ट कम पड़ेगा क्योंकि ज्यादा माथा पच्ची नहीं है, काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है। और डिसएडवांटेज क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस मिल जाता है, जहाँ पे फंक्शंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, एक से दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम होता है, भले वो एक ही डायरेक्टर या एक ही सुपीरियर के अंडर क्यों ना हो। एंड ऑफ कोर्स कंप्लीट डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम, क्योंकि एक इंसान एक काम को पिछले 5 साल से किए जा रहा है, अगर कहीं इसको निकाल दिया गया, तो ये बाहर जाके जरूरी नहीं है इसको यही काम मिल जाए, कोई और काम मिलेगा तो ये उस काम को
पूरी तरीके से करें। उसके बाद डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड देयर आर सच more different type of organization which you may find. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नोट्स आपको मिले हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप वो पढ़ रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और क्लास लगेगा, एंड विल कंप्लीट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एक क्लास और लगेगा डिविजनल स्ट्रक्चर, जहां मैं बताऊंगी, और उसके बाद सारी चीजें बहुत बेसिक्स ही हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसका डिफरेंस। ओके, क्या क्या बचा है और क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। क्या पढ़ा, क्या बचा, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, मीनिंग। साथ में हमने उसके स्टेप्स देखे। ठीक है, साथ में हमने उसके स्टेप्स देखे। स्टेप्स के साथ हमने क्या देखा, हमने देखा, ओके, हमने क्या देखा स्टेप्स के साथ कि ओके, सो स्टेप्स के साथ हमने देखा कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स है, तो हमने कुछ स्पेसिफिक, ओके, हमने कुछ स्पेसिफिक 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स देखे। कौन कौन से, एक बार मेरे संग एक बार देख लेंगे। डिविजन ऑफ वर्क, ठीक है, और पहला डिविजन ऑफ वर्क था, दूसरा क्या था, द सेकेंड वन वाज, एटलीस्ट यू कैन स्पीक ना, identification and division of work. The second one was, very good, टाइप भी मत करो, लिखो भी मत, सब मैं बताऊंगी। थर्ड वन एंड द लास्ट, फोर्थ वन मत बताओ मुझे, बस उसके बाद मैं बताती हूँ तुम लोग। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग देखा, स्टेप्स देखा हमने, उसके साथ हमने कुछ एडवांटेजेस देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस देखे, हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ओके, साथ में हमने स्पैन और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम डिविजनल पढ़ेंगे, यहाँ हमने फंक्शनल पढ़ा एक, ओके, यहाँ हमने फंक्शनल पढ़ा। अब नेक्स्ट हम डिविजनल पढ़ेंगे, डिविजनल के साथ, वेरी गुड, डिविजन ऑफ ग्रुप, grouping of jobs, assigning duties, really good, very good, very good. Delegation and authority, yeah, good, nice. Relationship define करना, वो भी तो था, superior subordinate relationships की report किसको करना है, and that is called as reporting relations. Division of work, reporting relations, ये सारे भी थे, right? Now division, डिविजनल स्ट्रक्चर या डिविजनल फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बारे में हम पढ़ेंगे। अथॉरिटी एंड डेलीगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? सो ये चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फाइन, व्हेन वी आर डन विथ दीज थिंग्स, ओके, व्हेन वी आर डन विथ दीज थिंग्स, आपको साथ में और एक थोड़ी सी मेहनत करनी है, एंड व्हाट दैट मेहनत वुड बी, ऑफ कोर्स, नेवर फॉरगेटिंग टेस्ट्स, ठीक है। अब आपके मॉक्स शुरू हो रहे हैं, आपके रिविजन्स तो चल ही रहे हैं, रिविजन को चलने दो, साथ में मॉक्स चलेंगे आपके अब, ठीक है। जिन्होंने क्रैश लिया है, फाइन, उनके तो ये फ्री है, और फॉर आउटसाइडर्स
वी हैव सम वेरी मिनिमल चार्जेस फॉर द मॉक्स, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट देंगे। फर्स्ट स्टेप, आपको एक टाइम दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, उस टाइम पे आपको पीडीएफ पेपर्स मिलेंगे। उस पेपर को सॉल्व करने के बाद उसी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसमें उस पेपर को आपको अपलोड करना है ईदर, या फिर एक ईमेल एड्रेस में आपको उसको मेल करना है उसी टाइम, जो भी आपको टाइम अलॉट किया है उसके अंदर। फाइन। अब जैसे आपको एक, सपोज आपको टेस्ट लिखना है रात को, ठीक है, तो आप उसी टाइम पे एक लिंक है, उस पे आप क्लिक करोगे। व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक, आपको वो पेपर मिल जाएगा, दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड करो, प्रिंट करो, जो भी करना है करो, सॉल्व इट, और उसी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको उसी लिंक पे जाके वो पेपर क्या कर देना है, डाउनलोड कर देना, उस पर अपलोड कर देना है, ठीक है। एंड व्हेन यू अपलोड द पेपर, हमें टाइम दिख जाएगा, फाइन। उस पेपर को हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको वो आपके ऑफिशियल मेल पे, आपने जो भी रजिस्टर किया होगा उस पे वो पहुंच जाएगा। अगर आपको फिजिकल कॉपीज चाहिए होंगी अपने टेस्ट का, अगर इफ यू नीड द फिजिकल कॉपीज, आप हमें अपना एड्रेस भेज सकते हो, विल कुरियर इट, शिपिंग चार्जेस आपको बेयर करने। इट्स फॉर द outside student seeing the video. Now, thank you, and stay tuned for the next organizing the class.